हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट सम प्रैक्टिस एग्जांपल्स जो कि आप यहाँ पर सीखने वाले हो फॉर द एक्सेप्टेंस वैलिडेशन क्राइटेरिया ऑफ द सैंपल्स। जो आपने यहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए वैलिडेशन और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया सीखा था, उस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, जिसमें पहला एग्जांपल सामने ही दिख रहा है। जो एग्जाम्पल है यहाँ पर सबसे पहले चेक कर लीजिए, नंबर ऑफ शिफ्ट्स टोटल 8 दी गई है ना। और जो वॉल्यूम दिख रहा है वो 250 मीटर क्यूब दिख रहा है। तो सबसे पहले एक बार ये चेक कर लीजिए दैट 250 मीटर क्यूब के लिए आपको कितने नंबर ऑफ सैंपल्स लेने थे, है ना। तो देखो, इसको मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ एज 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50, है ना। पहले 50 मीटर क्यूब के लिए आपको लेने चाहिए 4 सैंपल, फिर अगले हर एक 50 के लिए आपको एक एक सैंपल और एक्स्ट्रा लेना चाहिए था, है ना। तो सबको ऐड कर दूंगा, इसका मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा, टोटल 8 सैंपल आपको लेने चाहिए। और एक्चुअली 8 सैंपल ही लिए हैं, है ना। 250 मीटर क्यूब के हिसाब से 8 सैंपल लेने चाहिए। नंबर ऑफ शिफ्ट्स के हिसाब से कितने सैंपल्स लेने चाहिए थे आपको, नंबर ऑफ शिफ्ट्स के हिसाब से भी 8 सैंपल लेने चाहिए थे, क्योंकि 8 शिफ्ट है मतलब 8 सैंपल आपको लेने चाहिए थे। तो ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई कि भैया नंबर ऑफ सैंपल्स तो एकदम सही है, ठीक है। तो दिस इज योर फर्स्ट चेक जो आपने यहाँ पर लगा लिया कि भैया हाँ, नंबर ऑफ सैंपल्स तो ठीक है। अब सेकंड चेक जो आप लगाओगे वो क्या था कि भैया ईच रिजल्ट, ईच स्पेसिमेन रिजल्ट, ईच स्पेसिमेन रिजल्ट should not vary, should be within 15% from average of that specimen, average of that सैंपल में 3 स्पेसिमेन होते हैं जो कि यहाँ पर वैल्यूज दी भी हुई है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हर एक पर्टिकुलर सैंपल के लिए यहाँ पर से मैं एफ एवरेज निकाल लेता हूँ। एफ एवरेज कैसे निकालोगे, तो देखो इसके लिए वैल्यू क्या आ जाएगी, 26 प्लस 25 प्लस 24, 3 वैल्यूज है तो डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ से एफ एवरेज की वैल्यू आ जाएगी 50 प्लस 25, दैट इज इक्वल्स टू बी और अगेन 25, है ना। 75/3 दैट इज 25, एफ एवरेज की वैल्यू 25 आ गई, ठीक है। इन द सेम वे अगर इसको ऐड करूंगा तो 31, 32, 33 तीनों का एवरेज क्या आ जाएगा, दैट विल बी 31। चलो लिख कर दे देता हूँ, पहले शुरुआत में आपको समझ में ना आए ऐसा कोई भी चांस नहीं छोड़ना है। तो इसका एवरेज क्या आ जाएगा, 32। सिमिलरली 32, 33 और 30, तो ऑब्वियसली बात है इसका एवरेज जो आएगा वो कितना हो जाएगा, 95/3। ओके, यहाँ गलत लिखा था, बाय 2 नहीं, बाय 3 करना था, ठीक है। तो 95/3 वैल्यू क्या आ जाएगी, 31.67, ठीक है। इन द सेम वे इसको ऐड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 3 + 5 दैट इज 8, 99, 99/3 दैट इज इक्वल्स टू बी 33, ठीक है। ये हो गया 50, 50 और 28, 78, 78/3 दैट विल बी इक्वल्स टू बी 26, ठीक है। फिर इसको ऐड कर लेते हैं, 27 + 28 दैट इज 55 + 26 दैट इज योर 81, 81/3 दैट इज 27। चलिए ठीक है। इसी के अलावा 32 + 29 दैट इज़ योर 61 + 31 दैट इज़ योर कितना हो जाएगा, 92 दैट इज़ योर 30.67, ठीक है। अगेन नेक्स्ट बात कर लेते हैं, 28 + 32 60, 60 + 30 दैट इज़ योर 90, 90/3 दैट इज़ 30। तो ये हो गया अपने एफ एवरेज की वैल्यूज़। लेकिन सर ये तो हर एक पर्टिकुलर सैंपल का एफ एवरेज है। अब जैसा कि मैंने बोला कि 15% के अंदर लाई करना चाहिए, तो 15% का मतलब क्या होता है कि 0.85 टाइम्स ऑफ एफ एवरेज और 1.15 टाइम्स ऑफ एफ एवरेज के बीच में लाई करना चाहिए, है ना। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर 0.85 टाइम्स ऑफ एफ एवरेज लिख देता हूँ और 1.15 टाइम्स ऑफ एफ एवरेज ले लेता हूँ, ठीक है। देखो अब वैल्यूज़ तो आपके पास सारी है ही एफ एवरेज की, इतना मल्टीप्लाई करना बिल्कुल आप सबको आता है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली 0.85 इंटू 25 में लिख देता हूँ, दैट विल बी अराउंड 21.25।
1.15 into 25 that will be equals to be 28.75. In the same way ये आ जाएगा 27.2, ये आ जाएगा 36.8, फिर ये आ जाएगा 31.67 into 0.85 that will be 26.92. 31.67 into 1.15 that will be 36.42. 33 into 0.85 that will be 28.05. इन द सेम वे ये वैल्यू आ जाएगी 32.95. ठीक है, इस तरह से आप लोग यहाँ पर बिल्कुल पूरे टेबल को कवर अप कर सकते हो. आप लोगों को आई होप शायद समझ में आ गया है ना, कि ये वैल्यूज़ मैं इस पर्टिकुलर इन कॉलम्स में, एटलीस्ट इन कॉलम्स की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, तो इन कॉलम्स में कैसे यहाँ पर पुट कर रहा हूँ ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी, है ना. 27 इंटू 0.85 दैट विल बी 22.95. ठीक है. इन द सेम वे अगर बात करते हैं 27 इंटू 1.15, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट विल बी 31.05. 30.67 के लिए बात कर लेते हैं, ये वैल्यू आ जाएगी 26.07 और 35.27. ठीक है. नेक्स्ट 30 के लिए बात कर लेते हैं, 25.5 और 34.5. ठीक है. अब ये चेक करना है क्या हर एक इंडिविजुअल वैल्यू मतलब ये वाली वैल्यूज, क्या ये वैल्यूज इन दोनों के बीच में है. तो देखो 21.25 से छोटी कोई वैल्यू दिख रही है इधर, नहीं है. 28.75 से बड़ी वैल्यू कोई दिख रही है क्या, नहीं है. इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, दैट ये वाला जो सैंपल है ये तो हो गया अपना वैलिडेट. ठीक है. दूसरा चेक कर लेते हैं 31, 32, 33, ये दोनों के बीच में है. इसका मतलब सेकंड वाला भी क्या हो गया, वैलिडेट हो गया. थर्ड वाले को भी चेक कर ले, 36.42 और 26.92, बिल्कुल सही बात है, सबके सब उसी के बीच में है. इन द सेम वे बाकी भी यहाँ पर अगर आप चेक करते हो तो बाकी सारे भी क्या देखने को मिल रहा है, हम लोगों को विद इन द रेंज देखने को मिल रहे हैं, है ना. तो यहाँ पर मैं काम कर लेता हूँ, कॉलम नंबर लिख देता हूँ 1, ये 2, ये 3 कॉलम था, ये 4th कॉलम था और ये 5th कॉलम था. तो मैंने ये क्राइटेरिया कैसे चेक करा है, तो ये कैसे चेक करा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ. अब ये सी बात है, अगर आपका कन्वेंशनल क्वेश्चन है तो आपको भी लिखना पड़ेगा दैट एज all values given in column 2 are in between the values of column 4 and 5. Hence variation is less than 15%, and the samples are validated. ठीक है. तो यहाँ पर क्यों वैलिडेट किया है आपने, ये चीज़ क्लियर हो चुकी है. अब अगर वैलिडेट हो गया है तो सेकंड स्टेप क्या रहती है कि भैया आप एक्सेप्टेंस भी चेक कर लीजिए, है ना. तो एक्सेप्टेंस चेक करने के लिए सबसे पहले मुझे ये बताओ, एक्सेप्टेंस चेक करने के लिए आपके यहाँ पर नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं, 4 से ज़्यादा है. नंबर ऑफ सैंपल्स अगर 4 से ज़्यादा है तो पहला केस बन गया. पहला केस कौन सा, सुनो. पहला केस मतलब मैं यहाँ पर अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, कौन सा वाला जो आपके IAS कोर्स से मैंने लिया था, ये था. ठीक है. तो इसको जरा चेक करो, इसमें से पहला केस कौन सा था, जब नंबर ऑफ सैंपल्स क्या है आपके 4 से ज़्यादा है. तो क्या चेक करना होता है आप लोगों को, पहला आपको चेक करना होता है कि भैया जो एफ एवरेज है दैट शुड बी मोर देन FCK प्लस 0.825 इंटू सिग्मा, और दूसरा क्या है FCK प्लस 3. ठीक है. तो दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो ले लेना है. बट पहले मुझे यहाँ पर ये समझाओ कि जरा FCK प्लस 0.825 की वैल्यू होगी कितनी, है ना. तो भैया जैसे यहाँ पर पता है हम लोग को FCK की वैल्यू बोली है 25. ठीक है. तो सबसे पहला ये वैल्यू कितनी आ जाएगी,
अच्छा, सिग्मा की वैल्यू क्या लूँ, सिग्मा की वैल्यू क्या लूँ भैया, यहाँ पर मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए 30 सैंपल से ज़्यादा होने चाहिए थे। 30 सैंपल्स तो है नहीं मेरे पास, 30 सैंपल्स तो है नहीं मेरे पास। तो सिग्मा फॉर M25 कितना लिया जाता है, तो दैट इज टेकन इक्वल्स टू बी योर 4। ठीक है, 4 लिया जाता है। ये मैंने आपको सेशन में बता चुका हूँ, इसके पहले के पहले वाले सेशन में, कि भैया सिग्मा की वैल्यू क्या लेनी चाहिए अगर आपके पास नंबर ऑफ सैंपल 30 से कम है तो, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू 4 ले लेता हूँ, तो 25 प्लस 0.825 इंटू सिग्मा इज 4। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लो, तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास 28.3। अच्छा, 0.5 से राउंड ऑफ करना है तो ये वैल्यू आ जाएगी 28.5। ठीक है, दूसरी 25 प्लस 3 मतलब ये वैल्यू आ जाएगी 28। ठीक है, तो हमेशा ही इन दोनों में से ज़्यादा कौन सा है, ये 28.5। तो इसका मतलब कि एफ एवरेज की वैल्यू हमेशा ही क्या होनी चाहिए, 28 से ज़्यादा होनी चाहिए फॉर any four consecutive non-overlapping samples। तो अब भाई सवाल ये आता है, 4 नॉन ओवरलैपिंग सैंपल्स कौन कौन से होंगे, है ना। तो कौन कौन से होंगे, तो उसके लिए मैं पिछला वाला जो टेबल है उसी को जरा चेक कर लो एक बार। अलग अलग टोटल 8 सैंपल्स थे मेरे पास, है ना, और उनके लिए मैंने क्या करा, एफ एवरेज की वैल्यू निकाली इंडिविजुअल के लिए। ठीक है, इंडिविजुअल के लिए क्या क्या आई थी, पहले सैंपल के लिए 25, ये आप टेबल में चेक कर सकते हैं पिछली वाली स्लाइड में, है ना। मैं यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए वापस से लिख कर दे रहा हूँ। ठीक है, वापस से लिख कर दे रहा हूँ। फोर्थ के लिए आई थी 33। ठीक है, इन द सेम वे फिफ्थ के लिए आई थी 26, सिक्स्थ के लिए आई थी 27, सेवन्थ के लिए आई थी 30.67 और एट्थ के लिए आई थी वैल्यू अपनी 30। ठीक है, तो 4 आपको कॉन्जिक्यूटिव नॉन ओवरलैपिंग सैंपल्स लेना है। 4 बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, कॉन्जिक्यूटिव भी बोल रहा हूँ, मतलब ये 4 कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है एक साथ सीक्वेंस में। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप 2 ये उठा लो और 2 ये उठा लो, ऐसा नहीं कर सकते, कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए थे। ठीक है, तो ये ग्रीन वाले ऐसे नहीं बनाने हैं आपको, ग्रुप क्या बनाना है, कॉन्जिक्यूटिव एक लाइन में बनना चाहिए। ठीक है, तो ये ग्रीन वाले ऐसे मत कर देना। अच्छा, नॉन ओवरलैपिंग बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि अगर ये 4 एक ग्रुप में आ चुके हैं तो ये दूसरे ग्रुप में नहीं आएंगे। मतलब दूसरा ग्रुप कैसा बनेगा, दूसरा ग्रुप ये वाला बनेगा। ठीक है, तो नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, दैट योर सैंपल शुड नॉट बी रिपीटेड। एक ग्रुप में एक बार आ चुका है तो दूसरी बार दूसरे किसी ग्रुप में नहीं आएगा वो वाला सैंपल। ठीक है, तो नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्लियर हो चुका है ना। अब बात आ जाती है एफ एवरेज ऑफ दोज 4। ठीक है, क्योंकि यहां पर बात हो रही है 4 की। ठीक है, एफ एवरेज ऑफ 4 का एवरेज निकाल लेते हैं। यहां पर एफ एवरेज ऑफ 4 क्या आएगा यहाँ पर, दैट विल बी 25 प्लस 32 प्लस 31.67 प्लस 33 बाय 4। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी अपनी 30.42 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, अब अगर ये वैल्यू 30.42 है तो क्या ये, अच्छा सॉरी 28 नहीं 28.5 होना था यहाँ पर, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, 28.5 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक था, उसको करेक्ट कर लेना भैया। इन दोनों में से जो ज़्यादा था वो लेना था। ठीक है, कहाँ करेक्शन किया, यहाँ ये वाला लेना था, तो यहाँ 28.5 करना था। ठीक है, चलिए, अदरवाइज आप क्या रिकॉर्डिंग में पढ़ते हो तो आपको ऐसा लगता है सर ने गलत कर दिया, हाँ भाई गलत तो किया लेकिन उसको बाद में करेक्ट कर लिया है, तो उसको ध्यान रख लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं एफ एवरेज फॉर द सेकेंड ग्रुप। ठीक है, तो सबसे पहली बात, दिस इज मोर देन 28.5, इसका मतलब कि ये हो गया एक्सेप्टेड। ठीक है, अब रही बात आ जाती है यहाँ पर सेकंड ग्रुप की। तो सेकंड ग्रुप में क्या क्या वैल्यूज ली है यहाँ पर, जल्दी जल्दी बताओ, चलो फटाफट। सेकंड ग्रुप में कौन कौन सी वैल्यूज है हमारे पास, दैट आर 26 प्लस 27 प्लस 30.67 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 4। एक बार मैं खुद ही ऐड करके चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 26 प्लस 27 प्लस
30.67, ठीक है, प्लस 30, ठीक है, तो ये आ रही है 113.67 डिवाइडेड बाय 4 कर लेता हूँ, तो ये वैल्यू आ रही है मेरे पास 28.417 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ऑब्वियस सी बात है यार, यहाँ अगर आप चेक करते हो तो थोड़ा सा ये वैल्यू क्या दिख रही है, 28.5 से कम है। अगर ये वैल्यू कम है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि भैया ये बिल्कुल भी आपको एक्सेप्ट नहीं करना था, ये 4, ठीक है, ये 4 जो सैंपल्स दिख रहे हैं, ये 4 सैंपल्स आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर नॉट एक्सेप्टेड लिख देता हूँ, नॉट एक्सेप्टेड लिख देता हूँ, ठीक है। सो ये बात क्लियर है। अब फिर भी अगर मान लीजिए ये एक्सेप्ट हो जाता, लेट अस सपोज कि कोई वैल्यू अगर यहाँ पर ऐसी होती जो इसके कारण अपना ये वैल्यू 28.417 से ज़्यादा आ जाती, है ना, अगर ये हो जाता तो भैया आप यहाँ पर ये भी तो चेक करना था क्या कि एफ इंडिविजुअल शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी एफ सी के -3। मतलब कि एफ सी के -3 का मतलब क्या है, 25 - 3 दैट इज इक्वल्स टू बी 22 से ज़्यादा आना चाहिए सारे के सारे, है ना। तो ऑब्वियसली बात है, देखो जरा यहाँ पर सारे के सारे के 22 से ज़्यादा है, हाँ भाई ये 22 से ज़्यादा, ये 22 से ज़्यादा, ये 22, सारे के सारे 22 से ज़्यादा है। मतलब ये वाला ऑल एफ एवरेज इंडिविजुअल, इसको चलो एफ एवरेज इंडिविजुअल वही सेम नोटेशन लिख लेता हूँ, इज ग्रेटर देन 22, हेंस सेकेंड क्राइटेरिया तो एक्सेप्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पर बस एक ही जगह गलती हो रही है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा है। वो कहाँ नहीं हो रहा है, तो सेकंड ग्रुप में मीट नहीं हो रहा है, और वो भी बहुत ज़्यादा वैल्यू से नहीं, बहुत छोटी सी वैल्यू से मीट नहीं हो रहा है। तो आई होप क्लियर है कि भैया इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से करना है, सीखना है हमें। एक्सेप्ट हो रहा है नहीं हो रहा है वो बात की बात है, वो तो आपको खुद भी चेक करना पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, स्पेशली सेकेंड ग्रुप। बहुत ज़्यादा यहाँ पर एरर नहीं है, लेकिन हाँ है ज़रूर। चलिए अभी फिलहाल आगे बढ़ता हूँ और एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं मेरे पास, 3 हैं। टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं मेरे पास यहाँ पर, 3 हैं, ठीक है। तो 3 सैंपल्स है, तो अभी एक काम करते हैं फटाफट इनका एफ एवरेज इंडिविजुअल निकाल लेता हूँ। इंडिविजुअल इनका एवरेज निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, 25 + 29 + 32/3, ठीक है ना, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा अपना 54 + 32 दैट इज योर 86/3, है ना। तो ये आ जाएगा अपना 28.67। सेकेंड देख लेते हैं, 28 + 24 + 32/3, है ना, कितना आ जाएगा, 28 + 24 दैट इज 52, 52 + 32 दैट इज योर 86 अगेन, है ना। 86 आएगा क्या, नहीं सर 86 नहीं आएगा, 84 आएगा, 84/3 दैट इज योर 28। अच्छा नेक्स्ट इज 29 + 32 लिख देता हूँ, चलो, +32 + 33/3, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 31.33, ठीक है, ये एफ एवरेज की वैल्यू आ गई। अब फिर मेरे को क्या चेक करना था कि भैया 15% से ज़्यादा यहाँ पर वेरिएशन नहीं होना चाहिए, तो 0.85 एफ एवरेज निकाल लो और 1.15 ऑफ एफ एवरेज निकाल लो इंडिविजुअल का, ठीक है। तो इंडिविजुअल का यहाँ पर 0.85 मल्टीप्लाई कर देता हूँ सभी में, तो पहली वैल्यू आ जाएगी 24.37। कैलकुलेशन वाला पार्ट यहाँ पर आप खुद भी कर सकते हो, 0.85 मल्टीप्लाई करके 26.63, ठीक है। नेक्स्ट 1.15 मल्टीप्लाई कर दो इस वैल्यू में, तो वैल्यू आ जाएगी 32.97। नेक्स्ट आ जाएगी 32.2 और ये आ जाएगी 36.03। अब ये जरा चेक करो क्या इन दोनों के बीच में ही लाई कर रही है, बाकी सारी वैल्यूज ये दोनों के बीच में लाई करना चाहिए। दिस इज द रेंज फॉर ऑल स्पेसिमेन रिजल्ट्स, ठीक है। तो क्या ये इसी रेंज में है, हाँ भाई देखो जरा 24.37 और 32 बिल्कुल 32.97 से कम ही है।
ये भी यहाँ पर जरा चेक करो, 23.8 से बड़ा और 32.2 से ज़्यादा है, 32.2 है, यहाँ पर 32 है, ठीक है, चलेगा। 36.03 कोई भी नहीं है उससे ज़्यादा, 26.63 उससे भी कोई कम नहीं। इसका मतलब कि चलो यहाँ पर मैं ये तो लिख ही सकता हूँ दैट all specimen results have are within, चलो मैं पूरा ही लिख देता हूँ, are within the range of 0.85 times of f average and 1.15 times of f average, इसी रेंज के अंदर है। इसका मतलब कि मैं क्या बोल सकता हूँ, hence specimens are validated। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि भाई वैलिडेशन तो हो गया, एक्सेप्टेंस तो यहाँ पर चेक करना है, लेकिन हाँ एडमिसिबिलिटी जरूर हो चुकी है। अब चेक कर लेते हैं एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, लेकिन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के लिए भी ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ सैंपल्स है वो क्या है, 4 से कम है। देखिए 4 से कम है तो याद होगा आप लोगों को कि नीचे नोट में लिखा हुआ था, हमारे आईएएस कोड में कुछ नोट में इस तरह से लिखा हुआ था, याद होगा। ये नोट मैंने यहाँ पर चिपका दिया है, एक बार वापस से रीड करना चाहो तो आप लोग कर सकते हो, है ना। लेकिन मैंने आपको बताया था क्या कि भाई अगर 30 मीटर क्यूब से कम है और 4 से कम है यहाँ पर सैंपल्स, तो आप क्या करते हो, FCK+4 से ज़्यादा होना चाहिए मीन ऑफ सैंपल्स, ठीक है, मीन ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स ऑफ ऑल सच सैंपल्स। तो भैया एक काम करो, एफ एवरेज निकाल लो सभी सैंपल्स का। कितने सैंपल्स है, 3, ठीक है, तो तीनों का एवरेज ले लो, 28.67, ये वैल्यू दिख रही है, देखो ये वैल्यू पहले वाले का एफ एवरेज, दूसरे का, तीसरे का, तीनों का एवरेज ले लो, तो +28 + 31.33 बाय 3 कर लो, ठीक है। तो ये 3 वैल्यूज है मेरे पास यहाँ पर, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, दैट इज कमिंग अप एज इक्वल्स टू बी 29.33, ठीक है। अच्छा क्या बोला इसके लिए, इसके लिए बोला जा रहा है कि भैया ये FCK+4 से ज़्यादा होना चाहिए। FCK+4, FCK की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 25। सो क्या ये FCK दैट इज 25+4 से ज़्यादा है, हाँ सर है, हाँ सर है। तो पहले के हिसाब से मतलब जो यहाँ पर ग्रुप है उसके हिसाब से तो एक्सेप्टेड है, ठीक है, ये पहला चेक लगा दिया। अब इंडिविजुअल में भी चेक लगाना होता है, इंडिविजुअल में चेक क्या लगाना होता है, ये देखो लिखा है, एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट शुड बी FCK-2। तो एफ एवरेज फॉर ऑल द इंडिविजुअल सैंपल शुड बी मोर देन FCK-2। मतलब FCK-2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25-2 दैट इज 23 से ज़्यादा आना चाहिए। क्या ये सभी वैल्यूज 23 से ज़्यादा, कौन सी वाली, ये वैल्यू देखो भाई, अपने पास एफ एवरेज इंडिविजुअल्स क्या है, क्या क्या वैल्यूज है मेरे पास, दैट आर 28.67, 28 और 31.33, ये वैल्यूज है मेरे पास, एंड ऑल आर मोर देन 23, यस और नो। इसका मतलब यहां से भी क्या हो गया, एक्सेप्टेड हो गया, क्लियर है। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा होता है, बहुत डर लगना चाहिए, इससे कुछ नहीं है। आप लोगों को एक्चुअली याद क्या रखना है, याद सिर्फ वो एक छोटा सा स्क्रीनशॉट था जो मैंने यहाँ पर आईएएस कोड का दिखाया था, जिसमें नीचे वाला पोर्शन था ये वाला नोट, ठीक है, ऊपर वाला टेबल भी याद रखना था। मैंने दोनों के ही क्वेश्चंस करवा दिए। एक तीसरा जो यहाँ पर केस बन सकता था कि भी अगर इंडिविजुअल एक ही हमारे पास सैंपल है तो उसमें क्या चेक करना होता है, अगर उसमें भी तुम्हें लगता है कि नहीं सर वैसा भी एक क्वेश्चन करवा दो, तो चलो वैसा भी एक क्वेश्चन करवा देता हूँ आप लोगों को, सिंगल सैंपल वाला, है ना। देखो ये क्वेश्चन दिख रहा है सिंगल सैंपल, एक ही सैंपल है, 39, 28, 21। तो सबसे पहले यहाँ पर एफ एवरेज की वैल्यू निकाल लो। एफ एवरेज की वैल्यू क्या आ जाएगी, 39 + 28 + 21/3, ठीक है। कितना हो जाएगा, 21 + 39 दैट इज योर 60, 60 + 28 दैट इज 88, 88/3 दैट इज इक्वल्स टू बी 29.33, ठीक है। अब ये बताओ 0.85 टाइम्स ऑफ एफ एवरेज क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू बी 0.85 टाइम्स ऑफ 29.33।
ठीक है, तो 0.85 टाइम्स जब मैं चेक करूँगा तो दैट विल बी अराउंड 24.93, और 1.15 टाइम्स ऑफ एफ एवरेज चेक करता हूँ तो ये आ जाएगा 1.15 टाइम्स ऑफ 29.33, ये आ जाएगा 33.73। क्या सभी के सभी इसी रेंज में है? नहीं है सर, दिस इज नॉट इन द रेंज। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं एज क्यूब वन रिजल्ट, एज क्यूब वन रिजल्ट दैट इज 39 is more than 1.15 times of F average, sample should be rejected, sample should be rejected। ठीक है, रिजेक्टेड बोल दो या फिर बोल दो नॉट वैलिडेटेड। ठीक है, अच्छा चलिए यहाँ तक तो क्लियर है, ये तो पहला केस ले लिया। लेट अस सपोज कि यहाँ पर थोड़ा सा कुछ चेंज कर लिया जाए, लेट अस सपोज मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि ये वैल्यू है मेरे पास 31। ठीक है, तो 31 है, 28 है, 21 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 ले लो, ये क्वेश्चन नंबर 1 ले लो फॉर द थर्ड केस। ठीक है, तो इसके लिए एफ एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 31 प्लस 28, 21 बहुत छोटा लग रहा है ना, तो एक काम करते हैं 21 की जगह ले लेता हूँ 29 प्लस 29 बाय 3। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 29 प्लस 31 दैट इज योर 88 बाय 3, यही आएगा 88 बाय 3 मतलब 29.33 सेम आएगा। चलो एफ एवरेज की वैल्यू सेम आ गई, इसका मतलब 0.85 टाइम्स ऑफ एफ एवरेज भी तो सेम ही आएगा, दैट इज 24.93, और 1.15 ऑफ एफ एवरेज भी सेम आएगा, दैट इज 33.73। सभी के सभी इसी रेंज में है ना, एज 31, 28, 29 आर within 0.85 times of F average and 1.15 times of F average. Hence, sample is validated. Sample is validated. क्लियर है, वैलिडेट तो हो गया, चलो वैलिडेट हो गया। अब लेकिन इसके अलावा फिर हमें क्या चेक करना होता था, तो भैया वापस एक बार चेक करो अपना IAS कोड, है ना, याद है तो ठीक, नहीं याद है तो भी ठीक, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये था हमारा लास्ट वाला नोट, देखो एक बार देख लो, है ना, देख लो, मैं लिख दूंगा यहाँ पर जो भी चाहिए आपको। However, when the number of sample is only 1, then FCK plus 4 से ज़्यादा आनी चाहिए वैल्यू। ठीक है, अच्छा FCK plus 4 से ज़्यादा आनी चाहिए, then the requirement shall be FCK plus 4। तो भैया ये बताओ FCK plus 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर, that will be 30 plus 4, that means 34 से वैल्यू ज़्यादा आनी चाहिए सभी, है ना। क्या ऐसा है? नहीं है सर, क्योंकि एवरेज यहाँ पर वैल्यू चेक करूँगा तो एवरेज वैल्यू कितनी है 29.33। सो एज 29.33 इज लेसर देन 34, तो सैंपल शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। क्लियर है, समझ में आ रही बात? तो आपको यहाँ पर FCK plus 4 चेक करना था क्योंकि एक ही सैंपल था। तो जो हमारा सिंपल से छोटा सा एक स्क्रीनशॉट था ना, उसमें बेस्ड 3 तरह के सवाल बन रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, जब 3 तरह के सवाल बन रहे हैं तो क्वेश्चन भी इस पे बन सकते हैं, बिल्कुल इसको ध्यान रखना है। ये जो पर्टिकुलर क्राइटेरिया था दैट इज फॉर योर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, इन द सेम वे फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ पे भी क्राइटेरिया है। वो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ के क्या क्राइटेरिया है? फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ का पहले तो टेस्ट समझ में आना चाहिए। तो टेस्ट और क्राइटेरिया, सैम्पलिंग और टेस्ट के, वो हम लोग सीखते हैं अपने अगले सेशन में। फिलहाल इस सेशन को मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस तक ही रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।